नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए नजर डालते हैं अब हेडलाइंस पर। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, सब सिस्टम और पुर्जों की चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को मंजूरी दी। कर्नाटक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? डी.के. शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच रेस। बेंगलुरु में आज बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार ने सिद्धारमैया के साथ मतभेद की खबरों को किया खारिज। महाराष्ट्र के अकोला में शांति बहाली के लिए प्रशासन ने शांति समिति की बैठक की। सभी धर्मों और समुदायों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने लिया हिस्सा। 26 लोगों को लिया गया हिरासत में, 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हमीरपुर में एक कार्यक्रम में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कहा, 3 साल में 11 करोड़ 60 लाख घरों तक पानी पहुंचाकर मिसाल की कायम। CISE की कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित। 10वीं में 98.94% और 12वीं में 96.93% छात्र हुए सफल। अति तीव्र चक्रवाती तूफान मोखा म्यांमार के उत्तरी तट से टकराया। रखाइन प्रांत में संचार सेवाओं में हुई बाधित। चक्रवात के चलते बांग्लादेश और म्यांमार में लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तुर्की में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव के लिए मतदान। देश को बढ़ती महंगाई बड़ा मुद्दा। ओपिनियन सर्वे में CHP के केमल कलिकडाओग्लो को उर्दगान पर मामूली बढ़त। थाईलैंड में आम चुनाव के लिए मतदान शुरू। चुनाव में 5 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे हैं प्रयोग। मुख्य मुकाबला फ्यू थाई पार्टी और प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड के बीच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का दौरा किया। पीएम ने वहां जनशक्ति प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में स्वच्छता, जल संरक्षण, कृषि, अंतरिक्ष, पूर्वोत्तर क्षेत्र, नारी शक्ति, योग और आयुर्वेद जैसे विषयों पर कलाकृतियां, मूर्तियां, तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। ये प्रदर्शनी मन की बात में प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों, दृष्टिकोणों और विचारों पर प्रकाश डालती है। जिन कलाकारों ने जनशक्ति प्रदर्शनी में योगदान दिया है, उनमें मनु और माधवी पारिक, अतुल डोडिया, परेश मैती, इरना GR और जगन्नाथ पांडा जैसे नाम शामिल हैं।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 लाइन प्रतिस्थापन इकाइयों, उप प्रणालियों, घटकों की चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची को मंजूरी दी है। इन LRU उप प्रणालियों, घटकों के स्वदेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और DPSU की आयात निर्भरता कम होगी। इसके अलावा ये घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं का सदुपयोग करने और भारत को इन प्रौद्योगिकियों में एक डिजाइन लीडर के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बेंगलुरु में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार और सिद्धारमैया सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि पार्टी अपने प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री चुनने का काम करेगी। वहीं इससे पहले शनिवार को आए चुनावी नतीजों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए 136 सीटों पर जीत दर्ज की। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने सिद्धारमैया के साथ किसी भी मतभेद को नकारते हुए कहा कि मैंने कई बार पार्टी के लिए कुर्बानी दी है और सिद्धारमैया जी के साथ खड़ा हुआ हूं। मैंने सिद्धारमैया को सहयोग दिया है। महाराष्ट्र के अकोला में कल रात सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक पोस्ट के बाद दो गुटों में तनाव व्याप्त हो गया है, जिसके चलते कुछ लोगों ने पथराव किया और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। घटना के नतीजे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि अब तक 26 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हिंसक झड़पों के बाद अकोला के 4 थानों में कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही शहर में धारा 144 भी लगाई गई है। इस दौरान घटना के बाद कलेक्टर नीमा अरोड़ा और SP संदीप घुगे ने शांति समिति की बैठक की। बैठक में सभी धर्मों और समुदायों के प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के नेताओं और शहर के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में रविवार की सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुलिस, सेना और CRPF की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी पर तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़े, छिपी हुई आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक इलाके में 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक फिलहाल गोलीबारी बंद हो गई है और सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं। संभावना है कि आतंकी मौके से फरार हो गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरे पर हैं। आज सबसे पहले वो पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद उपराष्ट्रपति हेलीकॉप्टर के जरिए नागौर जिले के खरनाल पहुंचे। लोक देवता वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल के विश्व प्रसिद्ध तेजाजी मंदिर में उपराष्ट्रपति ने पूजा अर्चना की। पुजारियों ने उन्हें विधि विधान से पूजा कराई। पूजा करने के बाद उपराष्ट्रपति ने वीर तेजाजी की आस्था से जुड़े नगाड़े भी बजाए। उपराष्ट्रपति ने देश और दुनिया में अमन, चैन और खुशहाली की प्रार्थना की। वीर तेजाजी के मंदिर के निर्माण कार्य की उन्होंने मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली।
काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISSCE के कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे आज घोषित हो गए हैं। इस साल ICSE क्लास का ओवरऑल पास प्रतिशत 98.94% रहा, जबकि ISC में 96.93% छात्र पास हुए हैं। 10वीं और 12वीं दोनों में ही छात्राओं की सफलता का प्रतिशत छात्रों से ज्यादा है। छात्र अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org पर देख सकते हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भुवनेश्वर में G20 के संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में 4 प्रमुख सूत्रों का आयोजन किया गया। बैठक के बारे में बात करते हुए जी किशन रेड्डी ने बताया कि इनमें पहला सत्र सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा और बहाली को लेकर आयोजित किया जाएगा। भुवनेश्वर सेशन में 4 प्रायोरिटी सेशंस होंगे। नंबर 1, प्रोटेक्शन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, ये पहला डिस्कशन होगा। सेकंड डिस्कशन, हार्नेसिंग लिविंग हेरिटेज फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। थर्ड वन इज promotion of cultural and creative industries and creative economy. Fourth one is leveraging digital technologies for the protection and promotion of culture. अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंची केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्य के हमीरपुर जिले के सुजानपुर में एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की यादों को संजोने का काम बीजेपी ने किया है। नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में बाबा साहेब की यादें हमेशा के लिए महफूज कर दी गईं। अंबेडकर जयंती पर सरकारी छुट्टी भी बीजेपी ने ही घोषित की। नागपुर हो, मऊ हो, मुंबई हो, दिल्ली हो या लंदन हो, मुंबई में तो 400 करोड़ रुपए की केवल भूमि खरीदी हिंदू मिल, तब जाके वहां पे इतना बड़ा म्यूजियम अंबेडकर जी के नाम पे बन रहा है। दिल्ली के अलीपुर में इतना बड़ा म्यूजियम बना। फिर दिल्ली के जनपद पे जहां मेरा पुराना घर था उसके सामने 250-300 करोड़ रुपए का अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर वहां पे इतना खूबसूरत बनाने का काम हुआ। लंदन का पुराना घर जो बिक चुका था कई हाथ, उसको वापस खरीदकर वहां पे म्यूजियम बनाने का काम हुआ। नागपुर, मऊ में फिर अंबेडकर जी को भारत रत्न देने की बात हो या अंबेडकर जयंती पर छुट्टी 14 अप्रैल को देने की बात हो, कांग्रेस ने इनमें से कोई काम नहीं किया था। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमने करने का काम किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इस साल कान फिल्म महोत्सव के 76वें संस्करण में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय मंत्री के साथ द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म के निर्माता गुनीत मोगा, अभिनेत्री मनुषी छिल्लर, मिस वर्ल्ड 2017 की विजेता ईशा गुप्ता और मणिपुरी अभिनेता कंगाबम तोंबा भी हिस्सा लेंगे। तोंबा की फिल्म ईशा नाउ भी इस साल कान क्लासिक सेक्शन में दिखाई जाएगी। इंडिया पवेलियन को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद द्वारा वैश्विक समुदाय के लिए भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन की थीम के साथ डिजाइन किया जाएगा। मंडप का डिजाइन सरस्वती यंत्र से प्रेरित है, जो देवी सरस्वती का अमृत प्रतिनिधित्व है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में दिखाने के लिए एक वीडियो संदेश के माध्यम से कान के 76वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आज लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग
सीएम योगी से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याओं को सीएम के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में भाजपा ने भारी जीत दर्ज की है। वाराणसी में भी मेयर की सितारपार भाजपा प्रत्याशी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। जीत के कारण और भविष्य की योजनाओं पर डीडी न्यूज ने अशोक तिवारी से खास बातचीत की। काशी की पूरी जनता, सभी जनता जानती है कि क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, काशी का क्या विकास हो रहा है। तो इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है और आदरणीय योगी जी की है। और जो तीसरा जो सबसे बड़ा योगदान है वो काशी की जनता है। पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी, आपको याद होगा 2014 में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सांसद निर्वाचित हुए थे काशी से, प्रधानमंत्री बनने के बाद जब आए थे तो उन्होंने 80 से स्वच्छता की शुरुआत किया था। नगर निगम का प्रयास रहेगा, मेरा व्यक्तिगत प्रयास होगा कि पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छता के क्षेत्र में काशी नंबर 1 रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नगर निगम सीमा में 84 गांव नए शामिल हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो शहर और देहात में कोई अंतर न रहे, विकास के मामले में कोई अंतर न रहे। वहाँ भी विकास का काम, वहाँ भी 24 घंटा बिजली आए, वहाँ भी हॉस्पिटल खोले, वहाँ भी स्मार्ट स्कूल खोले, वहाँ भी खड़ंजा लगे, वहाँ भी सीवर लाइन लगे, वहाँ भी टंकी बना के घरों में सप्लाई किया जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिवपुर विधानसभा और रोहनिया विधानसभा कुछ आंशिक गांव नगर निगम सीमा में शामिल किए गए हैं। तमिलनाडु में रोज शो का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लाखों फूलों से विभिन्न आकृतियों को सजाया गया है। इसमें 35,000 से अधिक विभिन्न प्रकार के गुलाब से 29 फुट लंबा एफएल टावर बनाया गया है, जिसका पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। इसी तरह खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बैडमिंटन, हॉकी और फुटबॉल के मॉडल्स भी उत्सव में फूलों से प्रदर्शित किए गए हैं। अति तीव्र चक्रवाती तूफान मोखा म्यांमार के उत्तरी तट से टकराया है, जिससे रखाइन प्रांत में संचार सेवाएं प्रभावित हुई हैं। तेज हवा के कारण दूर संचार टावर गिर गए हैं। उत्तरी रखाइन क्षेत्र के सितवे, क्याउतो, मोगडा, मिनबया और अन्य क्षेत्रों में मोबाइल फोन कनेक्शन टूट गया है। म्यांमार टीवी नेटवर्क MITV के मुताबिक चक्रवात मोखा की वजह से तेज हवा और भारी बारिश के कारण आयावाड़ी, बागो और यागोन क्षेत्रों में पेड़ उखड़ गए हैं, लैंप पोस्ट ढह गए और इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। म्यांमार के अधिकारियों ने एक बड़े पैमाने पर आपातकालीन योजना शुरू की है। म्यांमार के रखाइन में 1 लाख से अधिक लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचाया गया। म्यांमार के मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटों में रखाइन तटीय क्षेत्रों में हवा की गति 120 मील प्रति घंटे तक होने की संभावना है। IPS अधिकारी प्रवीण सूद को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनको 2 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। प्रवीण सूद 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। वे फिलहाल कर्नाटक के DGP का कार्यभार संभाल रहे हैं। CBI के मौजूदा निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल आगामी 25 मई को समाप्त हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के अवसर पर गुजरात स्थित राजकोट में आज महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। राजकोट पुलिस ने साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया। रंग बिरंगी साड़ियां पहनकर कई महिलाओं ने वॉकथॉन में हिस्सा लिया। तुर्की में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान है।
साथ ही संसदीय चुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। ओपिनियन सर्वे में CHP के केमल कलिक डारगोलो को उर्दुगान पर मामूली बढ़त है। मतदान शाम 5 बजे तक होगा। पहले चरण में कोई बहुमत नहीं मिलने पर 28 मई को रन ऑफ चुनाव हो सकते हैं। तुर्की 61 मिलियन लोग मतदान करने के पात्र हैं, जिनमें लगभग 5 मिलियन पहली बार मतदाता करेंगे। विदेशों में रहने वाले तुर्क पहले ही अपने मतपत्र डाल चुके हैं। मतदान को राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगान के 20 साल के शासन के लिए एक बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति चुनने के अलावा मतदाता अगले 5 वर्षों के लिए उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 87 चुनावी जिलों से संसद के 600 सदस्यों का भी चयन करेंगे। और थाईलैंड में आज आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। चुनाव में 5 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मुख्य मुकाबला फ्यू थाई पार्टी और प्रोग्रेसिव मूव फॉरवर्ड के बीच है। प्रधानमंत्री पद की रेस में विपक्षी दल फ्यू थाई की उम्मीदवार पेइतोनगर्न शिनवात्रा का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार 500 सदस्यों वाली संसद में शिनवात्रा की पार्टी को ही सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। साल 2014 में सैन्य तख्ता पलट के बाद दूसरा मतदान है। चुनाव में अर्थव्यवस्था का संकट सबसे बड़ा मुद्दा है। सभी दलों ने जनता का समर्थन हासिल करने के लिए कई वादे किए हैं, जिसमें सत्ताधारी दल ने मासिक भत्ता बढ़ाने का वादा किया है। वहीं चुनाव आयोग ने 70% से अधिक मतदान होने की संभावना जताई है। इजराइल और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद लगभग 5 दिनों की लड़ाई के बाद संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए हैं। ये जानकारी दोनों पक्षों के बीच बातचीत में मदद करने वाले मिस्र के अधिकारियों ने दी। मिस्र की मध्यस्थता से दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हुए। इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी संघर्ष विराम की पुष्टि की। बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हैनेगबी ने बताया कि इस्राइल मिस्र द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि कोई हमला किया गया तो सेना जवाब देगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल ने शांति बहाल करने के प्रयासों के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी को धन्यवाद देते हुए एक बयान जारी किया। इससे पहले मिस्र ने सभी पक्षों से समझौते का पालन करने का आह्वान किया था। दोनों के बीच लड़ाई में 33 फलस्तीनियों की मौत हो गई। इस्राइल में रॉकेट दागे जाने से 2 लोग मारे गए थे। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के डेमोक्रेटिक गवर्नर राय कपूर ने शनिवार को एक गर्भपात के एक बिल को वीटो कर दिया, जो कि 12 सप्ताह के बाद अधिकांश गर्भपात पर प्रतिबंध लगाएगा। रिपब्लिकन की ओर से लिया गया ये फैसला इस बिल को कानून का रूप दे सकता है। रालेग में एक रैली में कपूर ने बिल को वीटो करने के लिए कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर किए। महिलाओं ने बड़ी संख्या में इस रैली में भाग लिया। रिपब्लिकन के पास दोनों विधायी कक्षों में सर्वोच्च बहुमत है। पिछले दिनों कपूर ने बिल के प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राज्य भर में यात्रा की थी। रिपब्लिकन सांसदों ने बिल को कॉमन सेंस लॉ कहा, वहीं डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसे विनाशकारी रूप से क्रूर कहा और कहा कि ये महिलाओं को अवैध गर्भपात कराने के लिए मजबूर करेगा।
केनिया में भूखे रहकर साधना करने वाले पंथ के मरने वाले सदस्यों की संख्या बढ़कर 201 हो गई है। पुलिस के 22 और शवों को खोदकर निकाला है। माना जा रहा है कि ये शव तटीय केनिया में स्थित एक पादरी पॉल मैकेंजी के अनुयायियों के हैं। उस पर आरोप है कि उसने यीशु से मिलने के लिए श्रद्धालुओं को भूखे मरने का आदेश दिया था। 600 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। पिछले महीने गिरफ्तार किया गया मैकेंजी अब भी हिरासत में है। ITTF स्लोवेनिया पैरा ओपन 2023 में भारतीय पैरा टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल और उनकी जोड़ीदार इजराइल की कैरोलिन को कांसे पदक से संतोष करना पड़ा। महिला युगल के सेमीफाइनल स्पर्धा में भारतीय इस्राएली जोड़ी को चीन की यिंग और बयान की जोड़ी के हाथों हार झेलनी पड़ी। सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने विश्व में 61वीं रैंकिंग के टॉमस मार्टिन एचेवरी के खिलाफ संघर्षपूर्ण जीत दर्ज करके इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इस क्ले कोर्ट टूर्नामेंट में 7वां खिताब जीतने की कवायद में लगे जोकोविच ने एचवेरी को 7-6, 6-2 से हराया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।